शुरू करें। जैसा कि अपने पिछली क्लास में मैंने कहा था कि वॉइस के 4-5 बेसिक के अभी और बाकी रह गए हैं सेंटेंसेस देखने, 4-5 स्ट्रक्चर, तो फटाफट उससे कर लेते हैं। उस पर ध्यान दें ताकि एग्जाम का काम हमारा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन हमारा ना छूटे। जैसे कभी कभी ये हमें देना होता है ऑर्डर। क्या देना होता है? ऑर्डर। ऑर्डर में हमने जैसे क्या दिया, हमने कहा क्लोज द गेट, या हमने कहा ओपन द विंडो। एक्टिव में कहा ओपन द विंडो, या हमने कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए, ये सारे के सारे ऑर्डर वाले सेंटेंस है। तो जब हमें ऑर्डर देना रहता है, इसको अलग से समझना इसलिए जरूरी होता है कि सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर सजेशन या एडवाइस का भी होता है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर सजेशन या एडवाइस का भी होता है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए मीनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे ये सारा हम कहते हैं क्लोज द गेट, ये सलाह नहीं हो सकता, नहीं ऑर्डर हो सकता, दरवाजा बंद कर दो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सजेशन तो नहीं है, एडवाइस तो नहीं है, तो इसलिए सेंस के हिसाब से बनता है। तो क्लोज द गेट कह रहे हैं दरवाजा बंद कर दे, ओपन द विंडो ये क्या है? ऑर्डर है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ये ऑर्डर है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर है, तो ऑर्डर का जब हमको पैसिव बनाना रहता है तो उसको किस स्ट्रक्चर पे लाना चाहिए? तो ऑर्डर के पैसिव में हमको सेंटेंस शुरू करना चाहिए लेट से। किससे शुरू करना चाहिए? लेट से। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ले आना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ले आइए, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट के आने के बाद ले आइए बी। ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में हमको सबसे पहले क्या लाना है? लेट लाना है। उसके बाद क्या करना? ऑब्जेक्ट लाना है, और फिर क्या लाना है? बी, और बी के बाद हमको लाना है V3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ बेसिक। अगर हमारे पास ऑर्डर है तो ऑर्डर का अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना तो सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर वाले सेंटेंस में भी क्या हो सकता है? लेट का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम कहते हैं क्लोज द गेट। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा कि लेट, इसका पैसिव बना लेट द गेट, ऑब्जेक्ट हो गया ये, बी क्लोज्ड, लेट द गेट बी क्लोज्ड, कि दरवाजा बंद कर दिया जाए। लेट द डोर बी क्लोज्ड, कि दरवाजे को बंद कर दिया जाए। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका है लेट द डोर बी क्लोज्ड। दूसरा हमने कहा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो लिख लीजिए सेंटेंस, लेट द गेट बी क्लोज्ड, लिख लिया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट द गेट बी क्लोज्ड, लेट द गेट बी क्लोज्ड। नेक्स्ट लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस था ओपन द विंडो। तो क्या हो जाएगा? ओपन द विंडो। तो पैसिव क्या हो जाएगा? लेट द विंडो बी opened, let the window be opened, let the window be opened. Bring a glass of water, bring a glass of water, तो क्या हो जाएगा? let a glass of water, ये ऑब्जेक्ट था glass of water, तो let a glass of water be, और bring का V3 क्या होगा? brought, bring का V3 brought, bring का। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर भी मतलब ऑर्डर है। तो सिंपली हमें क्या देखना है ऑर्डर वाले सेंटेंस में? सिंपली हमें क्या देखना है ऑर्डर वाले सेंटेंस में? लेट से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट लाना है,
बी लाना है और बी थ्री लाना है। लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन रहता है। स्ट्रक्चर जैसा ऑर्डर का रहता है, सेंटेंस वैसा ही रहता है। सजेशन एडवाइस वाले में भी वैसा ही, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ से जब क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो ऑर्डर है कि सजेशन है, एडवाइस है। एडवाइस या सजेशन का मतलब क्या हो, सलाह। तो हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, तो ये तो ऑर्डर है। हम कहते हैं गरीबों की मदद करो, तो ये ऑर्डर है क्या? हम कहते हैं लाचारों की मदद करो, रोगियों की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, तो ये सब क्या ऑर्डर हो गया? या कुछ ऐसा कह दे कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये सब ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर है भी तो कौन इस ऑर्डर को मानने वाला है? जी करेगा तो कोई मानेगा, देश की सेवा करने का मन होगा करेगा, नहीं करने का मन नहीं हुआ नहीं करेगा। तो वैसे तो कह सकते हैं फिर दरवाजा खोलने का भी मन करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा जब ओपन द डोर कह रहे तो आप उससे व्यक्ति को कह रहे हैं कि जो आपकी हुक्म मानेगा, तभी कहते दरवाजा खोल दो। तो मेन मुद्दा समझने का होता, नहीं मानने वाला तो कुछ भी नहीं मानेगा। लेकिन जो बात है कि शब्दों को देखकर, वर्ब को देखकर, वर्ड्स को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर हो सकता है कि सजेशन हो सकता है। तो देश की सेवा करना सजेशन हो सकता है, गरीबों की सेवा करना एडवाइस या सजेशन हो सकता है, ठीक है। और दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, दुकान खोल दो, दुकान बंद कर दो, ये सब क्या हो सकता है? ये सब ऑर्डर हो सकता है। तो इसलिए सेंटेंस को ठंडे दिमाग देखना कि लिखा क्या है, पहले ये तय करना होता है लिखा क्या है, और फिर उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना चाहिए। जो लिखा है उसके बाद उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये बातें हो गई। तो क्या करना था, अब सेंटेंस देखना था। सेंटेंस जैसे किसी ने कह दिया, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर सेंटेंस भी आ जाएंगे। अगर आपको एडवाइस लग रहा है कि एडवाइस है, तो उसका पैसिव कैसे बनना चाहिए? उसका पैसिव होना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ले आइए पहले। चूंकि एडवाइस है इसलिए क्या हो जाएगा, शुड होगा, और शुड के साथ क्या होगा, बी होगा, और बी के बाद फिर क्या होगा, बी थ्री, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, शुड आया, प्लस बी आया, और उसके बाद बी थ्री फॉर्म का थर्ड फॉर्म आया। कितनी बात क्लियर हो गई? ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी थ्री, तो ये स्ट्रक्चर हुआ। यानी अगर ऑर्डर देना है तो सेंटेंस को लेट से शुरू करना है, लेट से सेंटेंस शुरू होगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। और एडवाइस या सजेशन देना है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, शुड बाद में आएगा। इसलिए डिफरेंस को समझना जरूरी था, दोनों के अंतर को। अब जैसे कोई कह रहा है कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, अब स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा था, क्लोज द गेट, वर्ब से शुरू हुआ, क्लोज द गेट हेल्प द पुअर। लेकिन क्लोज द गेट और हेल्प द पुअर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कि क्लोज द गेट ऑर्डर हो सकता है, हेल्प द पुअर ये ऑर्डर नहीं हो सकता, ये सलाह होना चाहिए, सलाह के सेंस में आना चाहिए। इसलिए इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, क्या होना चाहिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। या किसने क्या दिया, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तो ये सजेशन हो सकता है। सजेशन हो सकता है तो क्या होगा कि भाई अपने देश को प्यार करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। कितना आसान, कुछ है नहीं, बस समझने की बात है। अब जो और वो हो सकता है जानबूझ कर लिए ऑप्शन भी दे देगा, लेट योर कंट्री बी लव्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ऐसा दे देगा। अब जिसको लगे कि हेल्प, आपको दिमाग में अगर हेल्प द पुअर, यार ये ऑर्डर हो सकता है, वो तो फंस जाएगा।
तो कुछ अपना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। ये अपना नॉर्मल सेंस करता है, कॉमन सेंस कहता है कि भाई हेल्प द पुअर को हमें सजेशन मानना चाहिए, एडवाइस मानना चाहिए, अंधों की सेवा करो इसको सजेशन मानना चाहिए, इसको ऑर्डर नहीं मानना चाहिए, हमारा कॉमन सेंस कहता है। अब यहाँ पे अगर कोई जिद करेगा कि नहीं इसको ऑर्डर भी तो हो सकता है, तो फिर वो फंसेगा। तो जबरदस्ती की बात नहीं करनी है सेंटेंस का, होने को कुछ भी होता है, लेकिन नॉर्मल एक पैटर्न होता है लाइफ का, उस लाइफ के पैटर्न को फॉलो करना होता है। हमने कहा सर्व सर्व द ब्लाइंड, क्या कहा? सर्व द ब्लाइंड, सर्व द ब्लाइंड, तो क्या हो जाएगा? पैसिव। द ब्लाइंड should be served, serve the blind, तो क्या होगा? the blind should be served। क्लियर हो गया? ऑर्डर वाले बना लेंगे, ऑर्डर वाले बना लेंगे। एक दो सेंटेंस में देख लेता हूँ अगर कहीं ये वैसे तीनों जो क्वेश्चन था या ही हुआ था, ये जो सोचिएगा कि मैंने ऐसे बना दिया एग्जाम्पल पे, ऐसा नहीं था। ऑर्डर का तो फिर ढूंढना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ढूंढ हम देखिए जैसे एक है, एक मिल गया, तुरंत मुझे मिल गया है। क्लोज द डोर एट वंस, वैसे मैंने बना रखा था, फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं। क्लोज द डोर तो क्या होगा? लेट द डोर बी क्लोज एट वंस, लेट से बना दिया, सेम वही है। मैंने कहा था नहीं आया हुआ है सेंटेंस, आप देखो सेम, खाली एट वंस उसमें जोड़ दिया, तो क्लोज द डोर एट वंस, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने कहा सेंड अ डॉक्टर, सेंड सेंटेंस, प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, प्लीज क्या है? प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, ये। अब क्या अपना कहेंगे? प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, तो रिक्वेस्ट करना हो गया, या ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंस में आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा पैसिव में कि लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर। अगर ये ऑप्शन है तो यही ऑप्शन देखना है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक ग्रामर का, और अगर ये ऑप्शन है तो पहले यही, इसमें तो यही ऑप्शन, तो यही करके आना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये भी रूल होता है, इसको भी ध्यान रख लेना है कि अगर प्लीज काइंडली इस तरह से लगा के दे दे, ठीक है, प्लीज काइंडली लगा के वर्ड अगर लिखा तो इसको फिर हम लोग क्या लिखते हैं? रिक्वेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। बनता इस तरह से भी है, लेकिन ज्यादा बेटर माना जाता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब एग्जाम में क्या करेगा? ऐसे यही था, इसको हो सकता है ऐसे भी दे दे, दो ऑप्शन दे दे कि यू आर, क्योंकि इसमें क्या है, प्लीज का इस्तेमाल कर रखा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड फॉर अ डॉक्टर। अब एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे सकता है, एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे सकता है। तो अगर प्लीज लिखा, सिर्फ लिखा होता है सेंड फॉर अ डॉक्टर, ध्यान देना कि सिर्फ होता है सेंड फॉर अ डॉक्टर, हमने बना दिया लेटर डॉक्टर भी सेंड फॉर, ये भी, या प्लीज सेंड फॉर डॉक्टर था और ऑप्शन में था लेटर डॉक्टर भी सेंड फॉर, और ये ऑप्शन में था ही नहीं, तब तो हमें यही करके आना है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि दोनों ऑप्शन देता है, लेटर डॉक्टर भी सेंड, जैसे मैंने इससे पहले बता रहा था, एक बुक इज गिवन टू मी या आई एम गिवन अ बुक बताया था, तो सर मान लो ये भी ऑप्शन दे दिया और ये भी ऑप्शन दे दिया, तब क्या करेंगे? तब ये करके आएंगे, ध्यान है, सिर्फ अकेला ये ऑप्शन दिया तो यही करके आना है, अगर ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, और सेंटेंस में प्लीज है, काइंडली है, तो आपको यही करके आना है, यही करके आना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब थोड़े से हम सेंटेंस और देखिए, ऑर्डर का हो गया, रिक्वेस्ट भी देख लिया, अभी थोड़े और इसमें थोड़े से एडवांस पॉइंट भी होता है, उसको लोगों बाद में देखेंगे, बेसिक बेसिक वाले सेंटेंस एकदम आते ही आते पहले उसे देख रहे हैं। अब इसमें जरा देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एफर्मेटिव तो बना लिया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या बनाते हैं, उसमें कोई रूल होता है क्या? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझना ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई अलग से रूल नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कोई अलग से रूल नहीं है। अगर कोई समझेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई अलग से रूल होगा या कुछ अलग बात होगी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अलग से कोई रूल नहीं होता। ठीक है, अलग से कोई रूल नहीं होता। जो रूल अभी आपने फॉलो किया है एफर्मेटिव का, वही रूल होता है। बस चूंकि एफर्मेटिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस का ख्याल रखना होता है। और सारे जो क्वेश्चन होंगे तो टेंस बेस्ड ही होंगे, टेंस से तो बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना होता है कि जो टेंस के सारे जो स्ट्रक्चर, इसलिए सबसे पहले बेसिक टेंस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर याद रखना है। और टेंस के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ ऑब्जेक्ट के पहले कर देना है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो मेन स्ट्रक्चर क्या करना है इंट्रोगेटिव का, कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर दीजिए, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसे ले आइए, फिर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो लिखिए, फिर बाय प्लस डूअर। सिर्फ इतना ही करना रहता है। मतलब मेन काम जो पहले उधर किया था, उसमें क्या किया था, जो एफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें क्या किया था कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और V3 लाया था, यही किया था। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आप ऑब्जेक्ट के बाद ला रहे थे टेंस के हिसाब से, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला दीजिए। इतना ही काम करना रहता है इंट्रोगेटिव में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है जिसको आप पहले सब्जेक्ट के बाद ला रहे थे, ऑब्जेक्ट के बाद ला रहे थे, टेंस को ध्यान में रखते हुए, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के पहले ला देना है। बस इतनी ही बात है। जैसे एग्जाम्पल और मार्क ऑफ डिक्शन लगा देना है। जैसे हमसे किसी ने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, किसी भी टेंस में जाके पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डू यू प्ले क्रिकेट। तो अगर हमसे किसी ने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, अब इसको हम कैसे बनाएं? तो डू से पता क्या चला, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम इज आर। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट होगा, तो क्रिकेट को हमको पहले लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब क्रिकेट के हिसाब से क्या लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, तो इज लगेगा, तो इज हो जाएगा पहले। ये एक्टिव था, ये हो गया पैसिव, इज क्रिकेट। और उसके बाद क्या चाहिए, V3, तो प्ले का क्या हो गया, प्लेड बाय यू। बस अगर यही होता है यू प्ले क्रिकेट, तो क्या बनता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अगर सिंपल हमको मान लेते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता, क्या होता है, यू प्ले क्रिकेट बनता है, तो यू प्ले क्रिकेट का क्या बनता है, क्रिकेट इज प्लेड यू। तो इसको आगे कर दीजिए ना कि इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। अफर्मेटिव बना के आप ऑब्जेक्टिव हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, या कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। सिर्फ इतना तो करना कि मार्क ऑफ डिक्शन है, जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था उसको पहले कर लीजिए। इतनी बात कर हमने कहा is he typing, is he typing, is he typing a letter, is he typing a letter, is he type तो क्या बन जाएगा, is है, पैसिव बना रहे हैं, is तो लेटर ऑब्जेक्ट पहले लाइए, तो ऑब्जेक्ट लिए is है, तो is एम इज आर में से एक कोई होगा, तब लेटर के साथ एम होगा, इज होगा कि आर होगा, इज ही होगा, इज ले आए पहले, इज लेटर। अब इसमें क्या है, टाइपिंग इज के साथ ING, तो फिर बीइंग लाना पड़ेगा, सारा स्ट्रक्चर होगी, खाली हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, इज लेटर, is a letter being typed by him। और ध्यान क्या रखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही आगे होगा, वो जो बीइंग आता है, बीन आता है, वो सब आगे नहीं आता है, सिर्फ हेल्पिंग। क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। उसके अलावा जो भी आता है, बीइंग आता है, चाहे बीन आता है, चाहे बी आता है, चाहे V3 आता है, वो सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना रखा है, उस ऑब्जेक्ट के बाद, उस ऑब्जेक्ट के बाद सबको आना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, एकदम क्लियर है ना। तो हमने लिखा इज ही टाइपिंग अ लेटर, इज ही तो क्या होगा, इज अ लेटर बीइंग टाइप्ड बाय हिम, इज हमने लिखा। दूसरा सेंटेंस लिखा
हैव यू हेल्प्ड स्टूडेंट्स, हैव यू हेल्प्ड स्टूडेंट्स, क्या हमने स्टूडेंट्स की मदद की है? तो हैव हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, स्टूडेंट्स को पहले लाइए तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ भी हैव ही होगा। अब हैव के साथ क्या आता है, हैव स्टूडेंट्स V3 है तो बीन आएगा, हैव स्टूडेंट्स बीन हेल्प्ड बाय यू। हमने कहा कि डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा खोला था? डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाजा खोला था? डिड आ गया तो पास्ट आ गया, डोर को पहले लाइए, क्या हो जाएगा, was the door opened by him? कुछ भी नहीं है, किसी भी टेंस में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी टेंस में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो टेंस हमने पढ़ रखा कि इस टेंस में क्या आता है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट के बाद आता था, यानी ऑब्जेक्ट को जिसको फिर मैं ऑब्जेक्ट कहने से कभी दिक्कत हो जाती है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आता तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था, जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे थे। अब क्या उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले कर देना है, रेस्ट बाद बाकी चीजें जो बाद में आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और मार्क कम्युनिकेशन होना चाहिए, मार्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये तो सिंपल सा हुआ, यस नो क्वेश्चन वाला है। कभी कभी क्या होता है, यस नो क्वेश्चन के साथ साथ WH क्वेश्चन आ जाता है, तब लोग सोचते हैं अब WH क्वेश्चन क्या करें, तो WH में भी कुछ नहीं करना था, सेम यही स्ट्रक्चर होता है, WH में भी यही तो स्ट्रक्चर होगा, और क्या होगा, WH का भी पैसिव बनाएंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर होगा पैसिव में, सबसे पहले जो भी WH वर्ड है वो उसको रख दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए, फिर जो आप ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट ले आइए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को जो भी आपने ऑब्जेक्ट बना रखा, फिर V3 आ जाएगा, फिर बाय आ जाएगा, फिर डूअर आ जाएगा, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना, WH वर्ड पहले आ जाना है हेल्पिंग वर्ब के पहले, क्योंकि जब हम WH क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग WH वर्ड हमेशा पहले होता है, जैसे हमने कहा कि why do you help him, why do you help him, तब इसका कोई नया स्ट्रक्चर आता है ऐसा नहीं, वाई इसमें पहले आ गया ना हेल्पिंग वर्ब, तो वाई जहां अपना बना रहेगा, पहले सबसे पहले वाई था तो सबसे पहले वाई रहेगा, अपना WH वर्ड पहले से रहेगा, एंड वाई है तो वाई रहेगा। अब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब देखिए हिम के हिसाब से आ जाएगा, तो वाई इज ही हेल्प्ड बाय यू। किसी ने पूछ दिया वेयर इज ही प्लेइंग फुटबॉल, वह कहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है, वो कहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेयर इज फुटबॉल, और फिर क्या प्लेइंग है तो बीइंग आएगा, बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है, पूछ लिया, लिखिए पहले, लिख लिया। लिखने का टाइम मैं इसलिए दे देता हूँ कि नहीं तो फिर वीडियो पॉज 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 पर के क्लास को रुक रुक कर देखना पड़ता है, तो भाई साथ साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर 40 मिनट के वीडियो को देखने में 1.5 घंटे लगा लेते हैं बच्चे, और अभी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो बहुत जल्दी टाइम के हिसाब से अपना खत्म हो जाता है। हो गया ये कि WH को वर्ड को पहले कर दिया, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, लिख दिया हाउ विल यू बाय अ
हाउस, हाउ विल यू बाय अ हाउस, तुम घर कैसे खरीदोगे, हाउ विल यू बाय अ हाउस, तो क्या आ जाएगा पैसे में, हाउ तो अपना जो रहेगा रहेगा ही, हाउस के हिसाब से विल ही रह जाएगा, हाउ विल अ हाउस, और जब सेल विल रहता तो क्या बताया था, बी लगेगा, हाउ विल अ हाउस बी, बाय का भीतरी क्या होगा, बॉट बाय यू। इसमें दो जो वर्ड होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उस पर हम लोग आते हैं, दो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, वो दो कौन है, तो वह है व्हाट और हु, और कभी कभी तीसरा भी कंफ्यूज करता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड में यही सब है, हाउ का देख लिया, वाई का देख लिया, वेयर का देख लिया, तो प्रॉब्लम क्या करता है, कभी कभी व्हाट और कभी कभी हुम, और हु तो करता ही करता है। तो पहले इन लोगों को देख लेते हैं, ये तीन को फोकस रखिएगा। इसमें व्हाट और हुम जो प्रॉब्लम करता है उसकी वजह क्या है, या कंफ्यूजन करता है उसकी वजह क्या है, कि व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट बताता है, हुम भी क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, समझ रहे बात। और पैसिव वॉइस में किसकी इंपॉर्टेंस होती है, किसकी, ऑब्जेक्ट की तो इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, हमने कहा व्हाट हैज, व्हाट हैज ही डन, कि उसने क्या किया है, व्हाट हैज ही डन कि उसने क्या किया, तो व्हाट तो पहले रहेगा ही, व्हाट कहीं और नहीं जाएगा, हैज, हैज, और चूंकि व्हाट जो है यही तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ कोई ज्यादा खेलेगा नहीं, व्हाट हैज ही डन, ऑब्जेक्ट तो यही उसने क्या किया है, तो क्या के तो शुरू लाना था, क्या शुरू ऑब्जेक्ट तो पहले लाना होता, तो पहले आ ही गया और क्वेश्चन बन के आ गए, तो और कुछ को करना ही नहीं, तो व्हाट पहले से आया, इसलिए सीधा बीन यहाँ आ जाएगा, व्हाट हैज बीन डन बाय हिम, क्योंकि इसमें ये तो क्या है, डूअर है, ये तो बाद में जाएगा ना, और ये जो व्हाट है, कोई व्हाट ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है, यही बात लोग समझ नहीं पाते, कहते इसमें तो कुछ अलग स्ट्रक्चर सा लग रहा है, इसमें तो जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला गया बीन, इसमें तो हैज के साथ ही बीन आ गया, तो भाई समझना इसमें था कि इसमें व्हाट जो है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस में बनाते तो वही सब्जेक्ट हो जाता है, तो यह सब्जेक्ट जैसा काम यही कर रहा है, इसलिए बीन और वर्ड क्या गया बाद में गया, ये समझना पड़ता है, ये कंफ्यूज, व्हाट हैज बीन डन बाय, कई लोगों को ये कंफ्यूज करता है, और यहाँ क्या होना चाहिए, मार्क ऑफ डिडक्शन। या कोई दूसरा सेंटेंस लिखा लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ, तो क्या होगा, तुम्हारे द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है, यही तो होगा, तुम्हारे द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, तो क्या तो शुरू में ही रहना है, क्या किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है, तो व्हाट तो अपना बेचारा जैसा है वैसा ही रहेगा, तो व्हाट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ही है, व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू हियर, व्हाट इज, तो वर्ड को इसमें ज्यादा परेशान होगी, बस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको बस ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज बीइंग आ जाएगा, तो व्हाट इज बीइंग डन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो व्हाट हैज बीन डन, पास्ट कंटीन्यूअस तो व्हाट वर बीइंग, व्हाट इज बीइंग वाज बीइंग डन, फ्यूचर तो व्हाट विल बी डन, सारा ऐसा है, क्योंकि व्हाट को ही यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट और हुम ऑब्जेक्ट ही बताता है, ये बात हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कि भाई पैसिव जो का पूरा जो खेल है वो ऑब्जेक्ट का ही खेल है, और व्हाट ऑब्जेक्ट ही बताता है, आप पढ़ेंगे ग्रामर में पढ़ेंगे, तो व्हाट क्या पूछता है, व्हाट हु बताता है सब्जेक्ट, और व्हाट बताता है ऑब्जेक्ट, तुमने क्या खाया, तुमने किसको मार दिया, तो लिविंग थिंग है तो व्हाट, और नॉन लिविंग लिविंग थिंग है तो हुम, और नॉन लिविंग थिंग है तो व्हाट, और ऑब्जेक्ट दो ही तरह का हो सकता है, जैसे किसको पीट दिया और क्या खा लिया, तो व्हाट और हुम से हमें ऑब्जेक्ट का ही पता चलता है, सकर्मक अकर्मक क्रिया में आपने बचपन में हो सकता है हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, कि वर्ब से अगर हम क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन पूछे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, तो व्हाट और होम दोनों क्या बताता है, ऑब्जेक्ट, तो व्हाट हैज बीन डन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, और टेंस का वही रूल, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर बना था वही आता है, बस आपको टेंस पहचानना है ठीक से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हु का देखते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है हु, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम डालता है वो हु डालता है,
जैसे मैं क्वेश्चन आया है मैं पूछ रहा हूँ कि हु रोट द रामायण, ये आया हुआ क्वेश्चन है। या कभी ये पूछ देता हु रोट द रामायण, कभी लिख देता है हु रोट द महाभारत, कभी लिखता है हु रोट द बाइबल, ऐसे कुछ भी पूछ हु रोट द कुमार संभवम, हु रोट द रामचरितमानस, कभी ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी इसी सब में से कोई ना कोई बुक का नाम बदल देता, पूछता यही। कई बार बार पूछ चुका हु रोट द रामायण। हु रोट, रोट का स्पेलिंग क्या है? WROT, रोट। हु रोट द रामायण, कि रामायण किसने लिखा। इसको बनाने के दो नियम है, दोनों में से किसी तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर नियम जो होता है वो होता है, चूंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको पहले लाना होता है, तो अब किसके द्वारा रामायण लिखी गई, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट कौन बता रहा है, अभी किसकी बात हुई थी, होम की बात हुई थी कि होम ऑब्जेक्ट बताता है, तो हु को हमको क्या लगना पड़ेगा, होम ऑब्जेक्ट आना पड़ेगा, तो बाय होम, ठीक है, किसके द्वारा, बाय होम रामायण लिखा गया, तो क्या होगा, वॉज, ये क्या रोट है तो V2 है, वॉज द रामायण रिटन, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं, किसके द्वारा रामायण लिखी गई, हु रोट द रामायण, किसके द्वारा रामायण लिखी गई, तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। एक तो ये होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही होता है। और बाय लिख दिया तो बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये ध्यान रखना। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये तो रूल ही है, ये केस में मैंने बता रखा है। प्रीपोजिशन के बाद या नहीं बताया किसी को तो अभी बस समझना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो बाय हुम वाज द रामायण रिटन, और हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा पहले ही आना चाहिए। या दूसरा तरीका होता है इसका कि हु से ही शुरू करते हैं हम लोग, हु, और फिर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो हु वाज द रामायण रिटन, और जब हु से हम शुरू करते हैं तो बाय लास्ट में लिखना जरूरी है, ये समझने की बात है। कई बार क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में रहते हैं और ये देख नहीं पाते हैं, पैसिव वॉइस है और हु से शुरू हुआ है, लिख लीजिए आराम से, पैसिव वॉइस है, हु से शुरू हुआ है, तो बाय हमको लास्ट में लिखना ही है, चाहे कुछ भी हो। अगर हु से पैसिव वॉइस को शुरू कर रहे हैं तो लास्ट में बाय लिखना है, और या लास्ट में बाय को चेक करना है, ये एकदम लिख लेना है दिल दिमाग हर जगह, कि हु से अगर हमने बनाया है सेंटेंस तो हमें लास्ट में बाय को चेक करना ही है, चाहे बात कुछ भी हो, बाय को चेक करना ही है, चाहे बात कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, बाय को चेक करना ही पड़ेगा, चेक को करना ही करना है कि बाय हमने लास्ट में लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हु वाला है बार बार पूछता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा, वैसे आज तक जो पूछा उसमें से कोई एक ही पूछता है, अभी तक जो इतिहास है, ये पूछता है, ये पूछता है, में से कोई एक ही पूछता है, दोनों नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा है। लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत ही खराब हो जाए और यही पूछ ले, तो फिर इसको पहला वाला ऑप्शन करके आना चाहिए। अगर मान लो इतनी किस्मत खराब, आज तक ऐसा कभी, क्योंकि दोनों में से इसमें बेटर वाली कोई बात नहीं है, ये बेटर है कि दोनों परफेक्ट सही है, दोनों में ये भी नहीं कि क्या है, लेकिन फिर भी अगर चांस हो तो पहले वाले की, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसिव का सेंस दिख रहा होता है, बाय होम पे पैसिव, तो ये ज्यादा दिखता है। तो ये बाय होम वाले को करके आना है। वैसे ऐसा अभी आज तक पूछा नहीं, आज तक ऐसा किया नहीं कि दोनों, और सब जगह दोनों पूछता है, जहाँ जहाँ मैंने दोनों पूछता वो बता रखा आपको, तो जहाँ दोनों पूछेगा दोनों की बात कर ही देंगे, इसमें कम होगी थोड़ी, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। एक तो क्या बना है, बाय whom was the रामायण, बाय whom was the रामायण रिटन, और who was the रामायण रिटन बाय, कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा who will help you, who will help you, इसका मतलब क्या हो, कौन तुम्हारी मदद करेगा। अब उस रूल से बनाएंगे, दूसरे से बनेगा, एक तो बनेगा by whom will you be helped, by whom will you help you, तुम्हारी मदद किसके द्वारा की जाएगी। दूसरा क्या बनेगा, P2 क्या बनेगा, who will you be helped, और by लगाना नहीं भूलना है,
हु विल यू बी हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा तुम्हारी मदद की जाएगी। हु से शुरू किया तो मैंने क्या कहा, बाय लगाना भूलना नहीं। तीसरा सस्पेंस वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है हुम में क्या करें सकते, किसी ने पूछ दिया हुम डू यू लाइक, कि तुम किसको पसंद करते हो। हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। अब यहाँ सोचना ये होता है कि हम कह रहे हैं कि हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, तो इसका जो पैसिव बनेगा ये बनेगा ना, तुम्हारे द्वारा किसको पसंद किया जाता है, तुम्हारे द्वारा पसंद किसको किया जाता है। सब्जेक्ट तो आप ही रहेंगे ना, सब्जेक्ट तो आप ही रहेंगे ना, पसंद करने वाले तो आप ही है ना। तुम्हारे द्वारा किसको पसंद किया जाता है, किसको हम ढूंढ रहे हैं, किसको पसंद करता, सब्जेक्ट तो आप ही हो गए। तो हमें ढूंढना कि किसको पसंद किया जा रहा है, तो whom do you like, तो ये बनेगा कुल अगर whom is liked ले लेता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि पैसिव में whom do you, तो who is liked, who is और क्या हो जाएगा do है तो V3 होगा इसके साथ, who is liked by you, क्योंकि ये यूज सब्जेक्ट था, इसको तो लास्ट में ही ले जाना पड़ेगा ना बाय लगा के, सब्जेक्ट तो यही है, पसंद करने वाला तो अभी भी है, तो ये तो बाद में ही जाएगा। तो बचा क्या, हु इज लाइक यू, किसको तुम्हारे द्वारा पसंद किया था, किसको, किसको तुम पसंद करते हो, हु इज लाइक्ड बाय यू। तो यहाँ क्या देखने को आ रहा है, क्या ध्यान रखना है, सेंस के आधार पर ये सारा बनता है। सेंस जो है उसके मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ यही हो रहा है किसको तुम पसंद करते हो, और पसंद करने वाला तो बाय ही है, तो ये तो बात में जाएगा, तो बचा क्या, किसको पसंद कर रहे हो, तो हु, इसलिए हु आया। तो ध्यान क्या रखना है कि हु वाला जब हम बना रहे हैं तो हु वाले में तो ऑप्शन हमारे दे रखा है कि हु में हु मेंटेन रह ही जाता है, और हु में बाय हुम भी हुआ। तो इसी तरह से हुम जो है जब ये रहता है हुम, तो हमारा जो हुम से बना रहे हैं उसको हमको हु से बनाना चाहिए, बस ये ध्यान। और कारण क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमारा यू ही रहता है, और ये जो हुम है ये ऑब्जेक्ट है। हुम जो है वो क्या ऑब्जेक्ट है, तुम किसको पसंद कर रहे हो, तो पसंद करने वाला भाई यू है, और हम पूछ रहे जा रहे हैं किसको पसंद किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम किसको पसंद कर रहे हो, तो जिसके विषय में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके विषय हु से तो शुरू होगा कि हु इज लाइक बाय यू। हमें तो खाली टेंस का ध्यान रखना था, यहाँ तो बस हु बना ही था, सेंस से सीधा बनना था हु इज लाइक बाय यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, पसंद करने वाला यू ही है। तो इसलिए ये जो है अक्सर कंफ्यूज कर देता है, ऐसे लिख देगा whom did he beat, कि उसने किसको पीटा। तो पीटने वाला तो ये है ही ना, पीटने वाला तो यही है, पीटा किसको, किसको जाना कि किसको पीटा गया उसके द्वारा। तो इसलिए सीधा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, होम की जगह क्या हो जाएगा हु, कि किसको पीटा गया, हु। पास्ट टेंस तो क्या होगा वाज, बीट का विपरीत क्या होगा बीटन बाय हिम। कभी कभी ऐसे फंसाता विच में, जैसे हमने कह दिया विच गर्ल हैज laughed at you, कि कौन सी लड़की तुम पे हंसी है। अब जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एकदम सदमे में आ जाते हैं, क्या बना है, which girl has laughed at you। अब इसमें ये देख, सबसे पहले ध्यान रखिएगा लाफ्ट के बाद साथ क्या है, एट है, लाफ्ट के बाद क्या है, गर्ल हैज laughed। कभी कभी मुझे लगता है हो सकता है स्पेलिंग देखने में आपको दिक्कत हो, इसलिए मैं रिमूव कर देता हूँ, laughed at you, which girl has laughed at you। तो सबसे पहले तो उसमें एट है, तो ये एट तो भाई कहीं नहीं जाएगा, ये क्लियर है ना, ये एट तो कहीं जानी, ये एट तो बना ही रहेगा, ये एट कहीं नहीं भागने वाला है। अधिकांश ऑप्शन में क्या करता है कि इसी एट को भगा देता है, लोग खुश रहते हैं, ये एट भगा दिया खुश, तो इस एट को आप नहीं भगा सकते, इस एट को हम, ये एट तो रहेगा ही रहेगा। अब है कि विच गर्ल हैज laughed at you, कौन सी लड़की तुम पर हंसी है, कौन सी लड़की तुम पे हंसी है, कौन सी लड़की,
तो पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हुआ, ये हो जाता है विच वाले में, यानी सीधा सा याद रखना कि विच है तो बाय विच से शुरू करेंगे, बाय विच गर्ल। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो बाय विच गर्ल हैव यू बीन laughed at, और लास्ट में बाय भी लिखना पड़ेगा। तो बाय शुरू में लिख दिया तो बाय लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू में क्या लिख दिया है, तो मतलब एट नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा बाय तो यहाँ लिख दिया तो एट छोड़ देता है, कि बाय विच गर्ल हैव यू बीन laughed at, कि तुम पर किस लड़की द्वारा हंसा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ये, और यहाँ पर क्या हुआ, यू, कि तुम पर किसके द्वारा हंसा गया है, तुम पर किस लड़की के द्वारा हंसा गया। तो विच गर्ल, बाय विच गर्ल हैव यू बीन, अब ये हैव किसके हिसाब से आया, तो यू के हिसाब से, क्योंकि हंसने किस पर हंसा गया, यू पर, तो यू को आपने अब सब्जेक्ट की जगह यूज किया कि किस लड़की के द्वारा तुम पर हंसा गया है। तो बाय विच गर्ल हैव यू बीन laughed at, कि तुम पर कौन सी लड़की हंसी है। तो यहाँ जो वर्ब का यूज किया हमने किसके हिसाब से, यू के हिसाब से किया, क्योंकि ये तो अब यहाँ पर क्या है, ये डूअर हो गया ना, लड़की डूअर हो गई, लड़की डूअर हो गई, हंसने वाली डूअर होगी। तो डूअर को तो हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं ना एक्टिव वॉइस में, हमें सब्जेक्ट किसको बनाना होगा, सफरर को। तो हंसा तो लड़के पे गया है ना, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो हमको यू बनाना पड़ेगा ना। एकदम क्लियर कंसेप्ट है, बस समझते नहीं कि यहाँ तो हंसने वाली लड़की है, हंसने वाले लोग क्या करते जल्दबाजी में रहते हैं, बाय व्हिच गर्ल हैज यू, नहीं होगा, ये तो हंसने वाली लड़की है, ये एजेंट है, हंसा किस पे गया है, लड़के पर, लड़के पे हंसा गया, यानी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जिस पर हंसा गया जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यू को सब्जेक्ट बनाया, तो पैसिव वॉइस में यू के हिसाब से चलेगा। ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते। तो विच गर्ल हैव यू बीन लाफ्ड एट, समझ में आ गया आपको कि भाई यहाँ हंसने वाला कौन है, लड़की है, तो लड़की क्या हो गई, डूअर हो गई, लड़की हंसा किस पे गया है, यू पे हंसा गया। हमें बनाना है क्या, इसमें तो एक्टिव वॉइस देखिए विच गर्ल हैज लाफ्ड यू, तो साफ साफ दिख रहा है ना कि विच ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से एस के इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू है ना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना पैसिव वॉइस में। एक्टिव में तो ये सब साफ साफ दिख रहा है, विच गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, विच गर्ल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसलिए गर्ल के हिसाब से हैज का इस्तेमाल। अब जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है ना, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होगा ना, तो क्या होगा, विच गर्ल हैव यू बीन लाफ्ड, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, सिंपल सा। बस जानबूझ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो लास्ट के 4 वर्ड बताए हैं, लास्ट के व्हाट वाले, हु वाले, होम वाले और व्हिच वाले, इस पे ध्यान रखिएगा। बार बार क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन कभी कभी तो इससे क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन तो पूछना रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन तो पता नहीं कि, अब देखिए अगर बेसिक्स में थे, और ये सारे बेसिक्स है, ये सब कोई एडवांस कंसेप्ट, ये सब बिल्कुल बेसिक, बस हम लोग समझते नहीं है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, तो इस पर ध्यान रखना है, इस बेसिक चीजों पर ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास और में जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसे देख लेंगे, और कुछ इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, मैंगो टेस्ट स्वीट्स, ऐसा भी पूछता है कभी कभी, बार बार मैंगो टेस्ट स्वीट्स करके ऐसे भी सेंटेंस बार बार पूछ लेते हैं। और इतने क्वेश्चन को अगर आप ध्यान लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो होता है, मैं बार बार कहता हूँ 70 to 80% क्वेश्चन जो आता है, जो रूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसी से आता है, इसी से। तो अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के भी आप देखिएगा तो मिल जाएगा। एडवांस, काफी एडवांस में जाके कम ही आता है, कभी कभार आता है जब उसका मूड ऑफ रहा था तब जाके, लेकिन पढ़ के जाना चाहिए हमें सब, बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, एडवांस का कंसेप्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके okay?